नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आपका स्वागत है। हम लोग ये 20 जून 2019 का जो यूजीसी नेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके जो शिक्षा और शिक्षण वृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको डील कर लिया था, और बाकी हम लोगों ने इसके अलावा 2021 के, 2020 के और 2019 के भी कुछ पेपर सॉल्व कर लिए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में और या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसमें भी जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग हिस्ट्री का भी एक सेगमेंट चला रहे हैं, तो उससे आप हिस्ट्री के क्वेश्चन वगैरह भी देख सकते हैं। और ये हम लोग 36 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसके आईसीटी और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं। 36, ईमेल में वीसीसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वीसीसी मतलब ब्लैक कार्बन कॉपी होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जब किसी ग्रुप ईमेल का प्रयोग किया जाता है तो प्रेषित वीसीसी के माध्यम से उस मेल के अन्य सभी प्रेषितियों की पहचान कर सकता है। नहीं, ये छिपाने के लिए होता है, जो अन्य से होता है ना उससे छिपाने के लिए होता है ये। अगला है सेकंड ऑप्शन है इसका, ईमेल में एक से अधिक प्रेषित होने की स्थिति में प्रेषक वीसीसी का प्रयोग करके यह संसूचित कर सकता है कि ईमेल किसके लिए है। किसी मैसेज का प्रेषक वीसीसी के प्रयोग से वीसीसी फील्ड में प्रविष्टि प्रेषित की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपा सकता है। तो यही होता है, ये छिपाने के लिए होता है अन्य प्रेषितियों से। क्या होता है इसमें, ईमेल में वीसीसी का प्रयोग किसी मैसेज के प्रेषक द्वारा वीसीसी फील्ड में प्रविष्ट प्रेषित की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपाने हेतु किया जा सकता है। यहाँ वीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी से है। जब हम कई लोगों को ईमेल भेजते हैं और चाहते हैं कि ईमेल सूची का पता ना चले, अर्थात आपस में यह पता ना चले कि यह ईमेल किस किस को भेजा गया, तब इस स्थिति में वीसीसी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग को सर्वाधिक अच्छे रूप में व्याख्यापित करता है? तो किसी सिस्टम पर संस्थापित एक दुर्भावना युक्त प्रोग्राम जो पहचाने जाने से बचने के लिए गुप्त पड़ा रहता है। किसी नेटवर्क से किसी कनेक्शन पर सामान्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को बाईपास करने की विधि। अनेक प्रेषितियों के भेजे गए समरूपों अन्य प्रेषितियों के भेजे गए समरूप संदेशों का एक प्रकार का अप्राथमिक थोक ईमेल एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छद्मवेश बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास। तो ये डी होगा। ये ज़्यादातर ये जो सिक्योरिटी वाला होता है ना वहाँ पे ज़्यादा होता है, डिफेंस वगैरह में। कंप्यूटर के संबंध में फिशिंग से तात्पर्य एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छद्मवेश बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास करना। यह इंटरनेट चोरी का एक सामान्य रूप है। इसका प्रयोग यूजर की व्यक्तिगत एवं गोपनीय जानकारी जैसे बैंक खाता, नेट बैंकिंग, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड जानकारी, व्यक्तिगत पहचान संख्या आदि को चुराने के लिए किया जाता है। इस तरह फिशर लोगों के धन की उगाही कर लेते हैं। इसकी सर्वोच्च स्थिति तब सामने आती है जब व्यक्ति की पहचान चोरी हो जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, वो प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। इसे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर को। इसका उपयोग सीमित होता है। यह सामान्यतः बहुत सुरक्षित रखा जाता है। यह इसके मालिक की संपत्ति होती है तथा यह उपयोगकर्ता संस्थानों द्वारा पूर्व परिभाषित नियमों के तहत उपयोग किया जाता है। साथ ही उपयोगकर्ता इसके स्रोत कोड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगला है, जतिन के लैपटॉप में एक एलसीडी स्क्रीन है। एलसीडी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो किसका है? तो ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले प्रौद्योगिकी है जो कि बहुत सी परतों से मिलकर बनी होती है। इस स्क्रीन में लाइट को रोकने या उसे गुजरने देने के लिए हर क्रिस्टल चित्र का सूक्ष्म टुकड़ा तैयार होता है जो एक साथ मिलकर स्पष्ट चित्र बनाता है। अगला है, किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है। तो ये लैन होता है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क ना।
तो थोड़ा छोटे में होता है वो। किसी भवन के अंदर लगाए जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क लैन लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह स्थानीय स्तर पर कार्य करता है, जैसे कि घर, कार्यालय, भवन आदि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आती है? फुकुशिमा आपदा ये भी आती है। चेरनोबिल आपदा, ये 3 माइल आइलैंड घटना, और दी लव कैनाल डिजास्टर। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है? ये 1 2 3 ये हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? फुकुशिमा, चेरनोबिल और 3 माइल्स। ये यूक्रेन वाला चेरनोबिल हो जाएगा, 3 माइल आइलैंड, और फुकुशिमा जापान वाला 2011 का। तो ऐसी आपदाएं जिनका प्राथमिक कारण नाभिकीय पदार्थों से संबंधित हो, जिसका व्यापक जनधन की हानि हो, नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आती हैं। जहां वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन में नाभिकीय पदार्थों का प्रयोग बढ़ गया है, वहीं इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ी है। इसी के परिणाम स्वरूप नाभिकीय आपदा कभी कभी देखने को मिल जाती है, जैसे जापान की फुकुशिमा डाइची परमाणु आपदा 2011 में घटित हुई, चेरनोबिल आपदा यूएसएसआर 1986 ईस्वी में, और 3 माइल आइलैंड आपदा 1979 में घटित हुई। इन सभी नाभिकीय आपदाओं में विकसित ऊर्जा ने अत्यधिक प्रभाव डाला। चेरनोबिल में तो अब तक इसका प्रभाव देखा जाता है। अगला है, कथन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित हैं। सही है। अगला है, जापान इंटरनेशनल, कथन सेकंड है, सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है। तो इसमें दोनों सही हैं। अब तक शायद 105 देश हो चुके हैं सम्मिलित। कथन एक सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन आईएस से सौर ऊर्जा संबंध देशों की संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह मुख्यतः कर्क और मकर रेखा के बीच अवस्थित देशों का समूह है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम है। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? ये गुड़गांव में बनाया गया है। और क्योंकि जापान आईएसए में शामिल होने वाला 71वां देश बना, इस तरह कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों एमडीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति निर्धनता और गरीबी भुखमरी का उन्मूलन, ये 1 में आ जाएगा। मातृ स्वास्थ्य में सुधार, ये 5 में आ जाएगा। उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन, और बाल मृत्यु दर को कम करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा, 1 2 4। ये उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन, ये शायद ये एसडीजी में आएगा, एसडीजी के 12वां। इसमें क्या होता है? एमडीजी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 में स्वीकार किया गया था, जिसकी गणना वर्ष 1990 में इस दर में की गई थी। ये लक्ष्य 2015 तक प्राप्त करने निर्धारित किए गए थे। लक्ष्य क्या है? भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर घटाना, और मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ाना। मातृत्व स्वास्थ्य किस में आएगा? 5 में, और शिशु मृत्यु दर 4 में आ जाएगा। लिंग समानता 3 में आ जाएगा। और 6 क्या है? HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। पर्यावरण सत्ता 7 में है, और 8वां वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, अभिकथन है, किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों के समकालिक तापमान में आमतौर पर अधिक होता है। तो सही है। शहरी क्षेत्रों में होने वाले विकिरण हानियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली हानियों से कम होती है। तो दोनों सही है। ये कथनों कारण स्पष्ट भी कर रहा है। ये क्या इसमें शहरी क्षेत्रों की संरचना गर्म हवाओं के प्रभाव को तेज कर देती है। कृत्रिम निर्माण, इमारतें, सड़कें और पुल आदि के साजो सामान वास्तव में शहरों को और तंग बना रहे हैं। परिणामस्वरूप शहरों के हरित क्षेत्र गायब हो रहे हैं और वातावरण में नमी की कमी होती जा रही है। इसके कारण सूरज से निकलने वाली अधिकतर ऊर्जा धरती द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे शहरों के वातावरण का तापमान रात के ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान की तुलना में बढ़ जाता है। और इस स्थिति को ऊष्माद्वीप के नाम से जाना था, हॉट आइलैंड, हीट आइलैंड, सॉरी। इसमें व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि सामान्य मिट्टी वाले
भूमि या कृषि भूमि की तुलना में शहरी क्षेत्र में ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है, जिसका कारण है कि शहरों में इस्तेमाल होने वाली कृत्रिम निर्माण सामग्रियों के तापीय गुण। इनके द्वारा अवशोषित ऊर्जा रात के समय उत्सर्जित होती है, जो शहरी कृत्रिम संरचना में फंसकर तापमान को बढ़ा देती है। अगला है पेरिस समझौते का उद्देश्य इस शताब्दी में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकरण स्तर में कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। 2021 में जो हुआ था, 21वां सम्मेलन हुआ था, 2015 में हुआ था। इसमें क्या था, पेरिस शहर में हुआ था ये, और जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने हेतु 195 देशों द्वारा किया गया समझौता है। इसमें क्या था, मूलतः ये वैश्विक जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है, और ये जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने की दृष्टि से एक प्रभावी कदम है। वर्ष 2015 में पेरिस की COP21 की बैठक में कार्बन उत्सर्जन कटौती के जरिए वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिकरण के स्तर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को आदर्श लक्ष्य घोषित किया गया। आप इसका स्तर इसी तरह देख सकते हैं कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसने अभी चेंज कर दी है, तो ये केवल इसी जो ये तापमान बढ़ रहा है ना, वैश्विक तापमान, उसी के कारण समुद्र जल का जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है। तो जो छोटे छोटे द्वीप वगैरह हैं या निमज्जित वाले हैं तो वो डूब रहे हैं क्षेत्रों को। मालदीव, इंडोनेशिया का जो जकार्ता है इसका था, तो इसका भी उन्होंने राजधानी चेंज कर ली अपनी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है, उनका वित्त पोषण करती है? समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध, तो ये ICSSR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। क्या होता है? ICSSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका लक्ष्य सामाजिक विज्ञान प्रगति की समीक्षा करना और परामर्श प्रदान करना है। साथ ही साथ यह संस्थानों और व्यक्तियों को अनुदान भी प्रदान करती है। अगला है, 69 में हुआ था ना ICSSR का। इग्नू द्वारा भारत की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने हेतु शुरू की गई ज्ञानवाणी है। क्या है? शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है। ज्ञानवाणी क्या है? एक FM रेडियो नेटवर्क है। इसमें क्या है, इग्नू द्वारा भारत की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने हेतु शुरू किया गया एक शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है। ज्ञानवाणी चैनल विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और विभिन्न मंत्रालयों के दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों के साथ साथ एक मीडिया सहायक के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक ज्ञानवाणी स्टेशन लगभग 60 किलोमीटर की सीमा में शैक्षिक पाठ्यक्रमों को प्रसारित करता है। अगला है, भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्टों में से किस रिपोर्ट का भाग है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66 का जो बना था। हर्टॉग कमेटी कब आई थी? ये हंटर कमीशन, हर्टॉग कमेटी 29 में आएगी, हाँ 29 में आई थी ये। और UGC की विश्वविद्यालय स्तर संबंधी रिपोर्ट 1965, तो यही होगा। UGC की जो विश्वविद्यालय स्तर का संबंधी रिपोर्ट है 1965 में आई थी, उसमें जो परीक्षा प्रणाली है उससे संबंधित समस्याओं पर विशेष बल दिया गया था। इसके माध्यम से शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलावों का सुझाव दिया गया और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ाव, प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में बदलाव एवं समाज हितैषी जांच आदि को साधा किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली नहीं था। दिल्ली कब बना है? ये 1922 में बना है, जबकि वुड्स घोषणा पत्र जो 1854 में आया था, इसके माध्यम से भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इस घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था?
तो ये विक्रमशिला है। विक्रमशिला, इसमें क्या है, यह बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। मुख्यतः इसी विश्वविद्यालय के विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए आने वाले तिब्बती विद्वानों के लिए अलग से अतिथिशाला थी। इन्हीं विद्वानों में प्रसिद्ध दीपंकर श्री ज्ञान थे, जो उपाध्याय अतीश के नाम से विख्यात थे। इनका ये माना भी जाता है कि ये तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कौन गया था, तो ये दीपंकर सिंह ज्ञानी थे। ठीक है, तो चलिए ये पेपर हम लोग का फिनिश हुआ। अब आगे नेक्स्ट प्रीवियस पेपर देखते हैं कौन सा है, तो उसका वीडियो बनाएंगे। बाकी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।